गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रवि सिंह है और मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपना पहला वीडियो पोस्ट करूंगा, लेकिन कल मैं नहीं कर पाया, वाइट बोर्ड नहीं आ पाया था मेरा। कोई नहीं, आज से शुरू करते हैं, आज से बात करेंगे हम। तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि मेरा जो पहला टॉपिक होगा, हालांकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और मुझे पता है कि आपको मेरे मैथ्स की वीडियो का वेट है, उस पर हम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। एसएससी पे, बैंक पे, एसएससी सीजीएल का जो टीयर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उस पर भी, टीयर 2 में जो एडवांस मैथ के का जो पोर्शन है उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन अभी आज जो मैं शुरू करूँगा, जो श्री गणेश करूँगा, वो फिजिक्स के टॉपिक से शुरू करूँगा। फिजिक्स के टॉपिक से क्यों? ठीक है, क्योंकि देखिए साइंस और मैथ दो ऐसा पोर्शन है जो बच्चे इस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, वो डरते हैं, ऐसा नहीं समझ रहे, वो डरते हैं इससे थोड़ा सा, इसी डर से तो उन्होंने 9th-10th में इसको छोड़ रखा था। ठीक है, और यहीं से वो नंबर बनता है। तो ठीक है, मैथ्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। जब हम मैथ्स के वीडियो हमारे आएंगे, हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, मैथ्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आज थोड़ा सा फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स से, अच्छा फिजिक्स के नाम पे आपको डर, सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, भौतिक विज्ञान? बिल्कुल डरिए नहीं, मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का। मैं फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ाऊँगा, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कि मैं आपको आईआईटी क्या यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाऊँगा, या आप मेडिकल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लेखपाल की कर रहे हो। तो आपकी प्रिपरेशन भी वैसी होनी चाहिए। आपको टीचर भी आपका उसको उसी तरीके से पढ़ाए। आपको भी पता होना चाहिए आप एग्ज़ाम में क्या आता है। आप जगह फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, जो भौतिक जीवन में घट रहा है वही तो है, और फिजिक्स वो ही पूछ रहा है। वो आपसे बहुत अंदर की फिजिक्स नहीं पूछता, वो आपसे, अगर आप उठाइए साइंस के सेक्टर को, तो देखिए साइंस से मैक्सिमम क्या आता है। साइंस से मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आती हैं, 90% प्रॉब्लम्स आती हैं, वो एग्जांपल्स की आती हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है जो मोशन, मैं गति पे बात करूंगा आज। तो अगर मैं मोशन या गति पे बात करूंगा, ठीक है, थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग ऐसी ही है, जो बच्चे मेरे पुराने लोग जानते हैं, कोई नहीं, आप भी धीरे धीरे समझने लगेंगे इस हैंड राइटिंग को। तो जब मोशन या गति की बात करूँ, तो मोशन या गति, अगर आप फिजिक्स को देखो तो इसमें बहुत डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस यानी विस्थापन, दूरी, त्वरण, जड़त्व, बल, आघूर्ण, मतलब ऐसे ऐसे नाम है कि आपको डर लगने लगेगा भाई, आप उसको हटने लगते हो। आप उससे, आपका टीचर ही पढ़ाता है तो वो भी जब इन चीज़ों को लेके आता है तो आप कहते हो अरे यार रहने दो। फिर आप क्या करते हो, आप फिर पूछने लगते हो, टीचर से पूछते हो, सर कितने क्वेश्चंस आएंगे? सर फिजिक्स से कितना पूछेगा? 3। सर फिजिक्स से 4 आएगा? जी छोड़िए सर, इसके अलावा मैं पढ़ लूँगा। नहीं भाई, फिजिक्स तो सबसे इजी है, साइंस का सेक्टर सबसे इजी है, क्योंकि साइंस अगर आप समझो तो केवल और केवल वो जो आप डेली रूटीन में आपके साथ हो रहा है वही चीज़ें तो वो पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं उस पर थोड़ा बात अगर मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा बताऊँ डेली रूटीन पे क्या, जैसे मोशन को मैंने टॉपिक बताया आपको, तो मोशन पे क्या, मोशन से क्या भाई, वही ना कि आप कार बैठे हो, कार चल रही है तो आप क्यों, चलती कार अचानक रुक गई तो क्यों आप आगे की तरफ झुक जाते हो? कार अचानक चलती तो आप क्यों पीछे चले जाते हो? कंबल में अब डंडे से मारने पे क्यों उसमें से धूल निकलने लगता है कि नहीं है? तो ऐसे एग्जांपल्स, लिफ्ट में कैसा आपका वेट होता है, कब वो बढ़ता हुआ है, कब वो स्थिर हो जाता है, कब वो कम समझ में आता है, इन्हीं सब, यही तो है। इसी तरह के एग्जांपल्स तो आपसे पूछ रहा है वो, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं। और मेरा तरीका भी वही है, मैं पढ़ाऊँगा भी वैसे, समझाऊँगा वैसे। आप बस क्लास मैं ऑलमोस्ट 3 लेक्चर में ख़त्म करूँगा इसको, 3 वीडियोस पे बनाऊँगा। तो बस आप इसको ही ध्यान से समझ लो तो आपका काम हो जाएगा 90%। वो 10% वाला काम नहीं होना है, वो तो नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने फिजिक्स 9, 10, 11, 12 में नहीं पढ़ी तो वो नहीं ही होना है। तो आप उससे घबराइए मत, आपका वो 90% मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ठीक, तो मोशन या गति, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा हो सकता है वीडियो, पहला वीडियो है मेरा, रिसोर्सेज मेरे पास उतने नहीं हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि चीज़ें कैसी आ रही, क्वालिटी कैसी आ रही, पढ़ाई की क्वालिटी कैसी है, आप कितना आप समझ पा रहे हो, कितना अपने आप को समझा पा रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि चीज़ें, रिसोर्सेज क्या हैं, किस तरह हैं, पंखे की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सब नहीं। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गति या मोशन, गति क्या है? आप चल रहे हो, ठीक है। गति या मोशन की अगर मैं बात करूँ तो आप चल रहे हो, आपका चलना, किसी ऑब्जेक्ट का चलना, हिलना, आप भौतिक, अगर मैं बोलूँ या प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसी को ना आप गति कहते हो। तो लोग भाई इनके अंदर इनकी गति है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है हाँ भाई वही गति है, लेकिन उस गति को
समय के हिसाब से देखो। यानी अगर गति को फिजिक्स के टर्म में देखा जाए तो फिजिक्स कहता है कि एक समय अंतराल में चली गई दूरी, तय की गई दूरी, तय किया गया विस्थापन। देखिए मैंने दो वर्ड यूज़ किए, दूरी और विस्थापन, में दोनों को समझाऊंगा। तो जो आप एक तय समय में, एक निश्चित समय पे जो आपके अंदर एक कह सकते हो एक हलचल पैदा होती है, वही तो है गति, है ना? है कि नहीं? गति है वो तेज़ हो सकती है, धीरे हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है। गति बहुत तरह की होती है, हम सबको डिस्कस करेंगे, सब पे बात करेंगे, लेकिन गति बहुत तरह की होती है ना। ठीक है, देखा जाए, हो सकता है मैं कैमरे की तरफ भी ना देखूं भाई, धीरे धीरे हैबिट बनेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए। तो गति या मोशन, जैसे मैंने बोला ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? समय। ठीक है, हम पढ़ते हैं, जो मैथ में पढ़ते हैं डिस्टेंस, टाइम, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? टाइम। स्पीड और डिस्टेंस दोनों को जो बीच की जो कड़ी है ना, वो क्या होता है? टाइम। यहाँ भी टाइम, टाइम पे ही सब कुछ है। तो एक निश्चित समय पे आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसी को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं, जितना आप चलते हो। अब अगर आप एक चीज़ देखिए तो बेसिकली मैंने कहा गति कई तरह की होती है, हम उन पर बात भी करेंगे। सरल आवर्त गति क्या होती है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल स्पीड्स क्या होती है, इसे आप प्रक्षेपण गति कहते हो, वो क्या होता है, हम हर तरह की गति की बात करेंगे। लेकिन गति को अगर बेसिकली देखा जाए तो गति दो तरह की होती है। पहली जिसे आप बोलती हैं यूनिफॉर्म, यानी एक समान गति, यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक समान गति। और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या है? ये यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो एक समान गति और असमान गति, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, दोनों में अंतर कैसे? वो इस तरह नहीं, वो पूछ देता है कि भाई दो स्टेटमेंट्स आपको देगा, उसमें पूछेगा भाई दोनों में से कौन सा सही है, क्या दोनों सही है, दोनों गलत है। ठीक है, तो आपको बस इसमें इतना याद रखना, एक समान गति क्या है? एक निश्चित समय में, ठीक है, निश्चित समय में यदि निश्चित दूरियां तय की जाएं, ठीक है, एक समान दूरियां तय की जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। ठीक है, निश्चित समय में, निश्चित मतलब आप पहले 5 सेकंड में 10 मीटर गए, अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर गए, अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर गए, यही क्या है? यही तो है आपका एक समान गति। समझ में आई बात? क्या है एक समान गति? आप निश्चित समय में निश्चित दूरी तय कर रहे हो। अच्छा, असमान गति क्या है? यही देखिए आपको दोनों का डिफरेंस और दोनों में क्या समानता है वो समझ में आएगा। असमान गति क्या है? असमान गति है कि एक निश्चित समय में, जब आप दिए गए निश्चित समय में आप अलग अलग दूरियां तय करते हो। अलग अलग दूरियां मतलब पहले 5 सेकंड में आप 10 मीटर गए, अगले 5 सेकंड में आप 15 मीटर चले गए, अगले 5 सेकंड में आप 25 मीटर चले गए, है कि नहीं? जैसे आप खुद सोचो ना, जैसे आप अपनी गति को देख लो ना, पढ़ाई गति को देख लो। जुलाई अगस्त में आपने बुक ही नहीं उठाई, सितंबर अक्टूबर में कोशिश की शायद उठा लें, कुछ पढ़ लें, कुछ गति आई। नवंबर दिसंबर जब एग्जामिनेशन फॉर्म आए तो कुछ और गति आई, जनवरी फरवरी तक आपकी गति और बढ़ती है। तो वो हर 2 महीने में आपकी पढ़ने की गति क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन है तो वही फिक्स 2 महीना। तो इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है कि समय जो होता है, फिर यहाँ पे समय वो निश्चित होता है। एग्जाम में आपको यहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट करता है, वो कहता है कि अनिश्चित समय में चली गई अनिश्चित दूरियां, उसे हम कहते हैं असमान गति। नहीं, निश्चित समय में, दिमाग में क्या क्या घुसाना है, क्या निश्चित समय में चली गई, ठीक है, निश्चित समय अंतराल पे, निश्चित समय अंतराल पे तय की गई। टाइम कांस्टेंट होता है दोनों ही में, ठीक है। जब इसको हम मेज़र करते हैं ना, यूनिफॉर्म स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को, टाइम क्या होता है? कांस्टेंट। एकदम दिमाग में घुसा लो, क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है। बोला ना 4-5 बार इस बात को बोलो, ठीक है। इससे एग्जाम्पल का नहीं आता, यहाँ से एग्जाम्पल कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है। 2 एग्जाम्पल तो अक्सर पूछा हुआ है, 2 एग्जाम्पल तो मैं आपको यहीं पे दिखाया। तो एक एग्जाम्पल, दोनों ही काम इस समय आप नहीं कर पा रहे हो। एक एग्जाम्पल क्या है भाई? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, देखो जब उठते हो ना तो थोड़ा सा धीरे होते हो, थोड़ा शरीर इसको हम बोलते हैं ना वार्म अप हुआ, गर्म हुआ, तो थोड़ी सी स्पीड आपकी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। फिर थक जाते हो, फिर इसी स्पीड क्या होती है? कम होने लगती है। तो जो आप मॉर्निंग वॉक करते हो ना, जो आप वॉक करते हो, जो आप घूमते हो, वही क्या है? उसमें क्या होता है तब? असमान गति। कोई समान गति से नहीं घूमता भाई। दूसरा कब? दूसरी ये कंडीशन कब आती है? दूसरी कंडीशन ये भी इस समय आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ट्रैफिक है ही नहीं, तो करोगे कहाँ से?
ट्रैफिक में जब आप बाइक, कार, साइकिल कुछ चला रहे होते हो, एटलीस्ट खुद भी चल रहे होते हो तो ठीक है भाई, मैं तो बनारस कराने वाला हूँ, बनारस की ट्रैफिक तो देखो ऐसा है, पैदल भी चल रहे होते हो ना तो भी आप कभी रुकना पड़ जाता है, कभी थोड़ा धीरे, तो आप निश्चित समय पे निश्चित दूरियाँ नहीं तय कर पाते हो, ठीक है, कभी तेज़ चलते हो, कभी धीरे चलते हो। ये इसका एग्जाम्पल है। तो कभी आपसे पूछ दे ट्रैफिक में कार का चलना, बाइक का चलना, ठीक है, दिमाग में घुसाइए क्या, मैं लिख नहीं रहा हूँ, दिमाग में इसे रखो, ट्रैफिक में अपने को समझाना है, ट्रैफिक में कार चल रही तो क्या हो रहा है, फिजिक्स नहीं, भाड़ में जाए फिजिक्स, आपको जो क्या हो रहा है, ट्रैफिक में कार चल रही है, आप चल रहे हो तो आप एक समान गति से नहीं चल पाओगे, तो इस तरह की गति को आप क्या लिख के आओगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सही है, दिमाग में रहेगी ये बात। चलें आगे, दिमाग में बस समझिए, जहाँ नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए मेरे से, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा यार, 10 बार समझाऊंगा, मैं अपने बच्चों को 10 बार समझाता हूँ, लेकिन समझ में तब आएगा जब ये चीज़ें खुद को समझाओ। मैथ की तरह ही पढ़ेंगे हम लोग इसको भी, खुद को क्या करेंगे, समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस लास्ट में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोशन से सारी प्रॉब्लम जो पिछले साल पूछी गई है उन पर भी हम बात कर लेंगे, अपने आप चीज़ें हमें क्या हो जाएंगी, समझ में आने लगेंगी। ठीक, अब देखिए इसके बाद एक टर्म आता है, अभी मैंने क्या हुई, मैंने कहा कि एक निश्चित समय में तय, आप यहाँ से, मैं यहाँ पे था और मैं यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, अब आप देख लो कितने समय में यहाँ से आया, आपने उसको बोल दिया भाई ये गति है कि नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से वहाँ जो गया वो क्या था, वो चीज़ क्या थी, तो उस चीज़ को फिजिक्स कहता है कि वो चीज़ होती है या तो दूरी या तो विस्थापन। अभी साइंस का बच्चा समझ रहा होगा दूरी, विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ रहा होगा, आपको समझना है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो समझे इसको क्या होता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ दूरी और ये, ठीक है, दूरी मतलब जैसे हम नहीं कहते हैं कि यार कुछ क्वालिटी नहीं, गधे की तरह, जैसे पढ़ने वाले कुछ बच्चे होते हैं, पढ़ ही रहे हैं 15 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप 15 घंटे 20 घंटे क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, कितना क्वालिटी अचीव किया आपने, कितनी जो आपकी स्टडी थी उसमें आपने क्या अचीव किया, आप क्या बने, ये ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट होता है। यही तो चीज़ है दूरी और विस्थापन में, कितना आप चल रहे हो ये दूरी है। अगर मैं फिजिक्स के टर्म में कहूँ तो फिजिक्स का टर्म कहता है कि दूरी क्या है, ठीक है, दूरी जो है वो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की वास्तविक, ठीक है, उनके बीच का वास्तविक अंतर है, ठीक है, मतलब क्या है कि जो आप लास्ट स्टेज पे और प्रीवियस स्टेज, मतलब जहाँ से आप इनिशियल स्टेज पे थे और लास्ट स्टेज पे, दोनों के बीच का जो वास्तविक, जो रियल डिफरेंस है वही क्या है, दूरी है कि नहीं है। मैं यहाँ से मान लीजिए कि गोदोलिया गया, फिर यहाँ से 8 किलोमीटर, फिर गोदोलिया से मैं फिर यहाँ आया, ठीक है, 8 किलोमीटर, तो मैं कहूँगा आप पूछो कितना चले, तो मैं कहूँगा 16 किलोमीटर चला मैं, 8 गया 8 आया, 16 किलोमीटर कवर किया कि नहीं किया मैंने। तो ये दूरी है जो कहता है कि एक्चुअल में, वास्तविक रूप में आप कितना चलते हो, वास्तविक रूप में कितना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना चला, कितना उसने दूरी तय की, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा अलग है, ये क्वालिटी की बात करता है, ये नहीं कहता है कि आप 20 घंटे पढ़ रहे हो तो उससे क्या होता है, मैंने कहा क्वालिटी की बात करता है भाई, ये कहता है क्या समझना है, क्वालिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या, क्वालिटी कहता है कि कितना पढ़े उससे नहीं, क्या मिला, क्या बने, मैंने अपनी लाइफ में कितनी पढ़ाई की, उससे नहीं कि मैं यहाँ था तो इतना पढ़ा तो मैं दिल्ली में था तो मुखर्जी नगर में था, उससे नहीं, मैं क्या बना, मैं क्या हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, ये इस बात पे डिपेंड है, ठीक है। वही है विस्थापन के साथ कि मैं यहाँ से गोदुलिया गया, गोदुलिया से यहाँ आया, क्या फ़र्क पड़ा यार, मैं तो फिर यहीं आ गया। तो विस्थापन, ये विस्थापन कहता है, विस्थापन क्या कहता है, विस्थापन कहता है कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की, ठीक है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की क्या, न्यूनतम दूरी, वही क्या है, विस्थापन, ठीक।
फिजिक्स की डिफिनेशन होती है, चीज़ें होती हैं, हम उस पर जाएंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं फिजिक्स पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि भाई अब देखिए आपको समझ में आएगा दोनों के डिफरेंस को। अगर मैं समझाऊँ तो आपको डायग्राम के थ्रू अगर मैं समझाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि मान लो कि मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से मैं यहाँ आ गया, ठीक। तो अगर मैं से पूछा जाए कि ये यहाँ से यहाँ मैं आया तो मान लो ये x चला और यहाँ से यहाँ जब मैं आया तो ये y था। अब मुझसे पूछा जाए कि भाई आपने डिस्टेंस कितनी कवर की, कितनी दूरी, तो मैं कह दूंगा भाई मैं यहाँ से यहाँ मेजर करूँगा, यहाँ से यहाँ मेजर करूँगा, मैं टोटल चला हूँ x + y। ये क्या है? ये डिस्टेंस है। लेकिन फिर समझिएगा दूरी है, ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की बात है तो भाई आप कितना विस्थापित हुए, कितना आगे गए। तो डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट तो भाई अब मेरा जो था वो यहाँ से केवल यहाँ का ही था ना। अगर मैं देखूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट केवल यहाँ से यहाँ का ही था ना। ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा। अब इसको मैं न्यूमेरिकल में भी समझाऊंगा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, क्या है। वैसे ख्याल है कि मैथ्स वाले बच्चों को समझ में आ गया भाई सर ये तो कर्ण है, हाइपोटेनस है, यहाँ तो पाइथागोरस अंकल आ जाएंगे, पाइथागोरस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह देंगे √x² + y²। ये तो अभी आगे बात करेंगे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर, ठीक। प्रैक्टिकल लाइफ से सोच लो, दूरी क्या है, जितना आप चल रहे हो चलते जाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पढ़ रहे हो पढ़ते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो दूरी है। अचीव क्या किया, अल्टीमेटली वो विस्थापन है, ठीक। अब मैं इसके डिफरेंस से प्रॉब्लम आती है। दो तरह की प्रॉब्लम यहाँ से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई दूरी और विस्थापन, ठीक है। छोटे टॉपिक्स हैं दूरी और विस्थापन। देखो दूरी और विस्थापन, एक तो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम आती है, एक मैंने कहा ना यहाँ से थ्योरेटिकल, इसके डिफरेंस की प्रॉब्लम आती है। तो डिफरेंस की प्रॉब्लम की जब हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन की, तो कुछ डिफरेंस के समझिएगा। पहला डिफरेंस तो ये होता है, अभी एक टॉपिक लेके आऊँगा मैं जहाँ पर मैं आपको यूनिट्स के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। यूनिट्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा अच्छा, ठीक है। यूनिट्स तो मैं बताऊंगा यूनिट्स को कैसे मेजर करते हैं, कैसे उसके मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे उसको मेजर किया जाता है, ठीक। फिलहाल आप बस यहाँ दिमाग में रखिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा कि ये जो दूरी है ये एक क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये एक स्केलर यूनिट है, ठीक है। और ये विस्थापन एक सदिश राशि, वेक्टर स्केलर, ठीक है। वेक्टर यूनिट है, वेक्टर यूनिट और ठीक है ये क्या है, स्केलर यूनिट। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, दोनों का अंतर क्या होता है, ठीक। पूरा मैं टॉपिक बनाऊंगा, लेकिन यहाँ समझिए अदिश मतलब जिसके पास दिशा नहीं है, ठीक है। सदिश जिसके पास दिशा है, ठीक है। इस यानी विस्थापन के पास दिशा होती है कि नहीं होती है भाई। आपको मैंने अभी क्या समझाया कि अचीव कौन करता है, जिसके पास दिशा होती है, जिसको पता है उसको करना क्या है। गधे की तरह नहीं पढ़ रहा है, उसको पता है उसका जो अल्टीमेट गोल है, वो चीज़ें उसके दिमाग में फोकस है, क्लियर है, अपने फोकस पे फोकस किया रहता है जो, तो उसकी चीज़ें क्या होती हैं, क्लियर होती हैं यहाँ पे। वही है विस्थापन एक सदिश राशि है जिसकी उसका अपना एक डायरेक्शन है, एक दिशा है। दिमाग में क्या रखना है, ये एक सदिश राशि है विस्थापन, क्योंकि मैंने क्या समझाया, विस्थापन से आप कुछ अचीव करते हो, अचीव तब करते हो जब कोई दिशा होती है, दिशा क्लियर होगी तब ना। तो इसके पास अपना एक डायरेक्शन होता है, विस्थापन के पास, दूरी के पास डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आप देखो मैं यहाँ से गोदलिया गया, एक कोई और डायरेक्शन था, वहाँ से यहाँ आया कोई और डायरेक्शन है कि नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं 16 किलोमीटर मैंने कवर किया, तो डायरेक्शन यहाँ पे मैटर करता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। ये दिमाग में रहेगी एक बात, ठीक है। अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि भाई जब डायरेक्शन मैटर नहीं करता है तो ये आगे जाए पीछे जाए कहीं भी जाए क्या फ़र्क पड़ता है, दूरी को क्या फ़र्क पड़ता है कि आप आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जो केवल रट रहा है वो कर रहा है, जिसको पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, बस पढ़ रहा है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है क्या अचीव किया क्या नहीं अचीव किया। मतलब क्या है दूरी, ठीक है। ये केवल क्या होती है हमेशा, ये हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है, वो धनात्मक होती है, क्योंकि उसको आगे पीछे का मेजरमेंट ही नहीं है। कैसे हम कहते हैं जैसे मॉड वैल्यू वो होती है, ठीक। लेकिन विस्थापन क्या होता है, ये शून्य, पहली बात मैं कह रहा हूँ शून्य हो सकता है। वही मेरा एग्जाम्पल, मैं गोदलिया गया और वापस आ गया,
है ना। इस हिसाब से अगर आप देखो प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप सुबह उठते हो बेड से और रात को चले जाते हो बेड पे, मतलब कुछ नहीं किया भाई दिन भर, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है आपका। दूरी भले ही आप वहाँ से इलाहाबाद चले जाओ, इलाहाबाद से बनारस वापस आ जाओ, लेकिन आपने कुछ नहीं। तो ये शून्य हो सकता है, जीरो हो सकता है, ये ऋणात्मक हो सकता है, ये धनात्मक हो सकता है, आपको कुछ मिल भी सकता है, आपको कुछ नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या दिमाग में रखना है, क्या दिमाग में रखना है, अभी का अभी याद करो इसी समय। पहली बात, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, दूरी की अपनी कोई दिशा नहीं होती है, विस्थापन की अपनी दिशा होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्या मैंने बोला? ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी क्या है, हो सकता है। तो दिमाग में इस बात को एकदम बैठा लो, एकदम रख लो, क्योंकि डिफरेंस की इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। सही है, ये तो बात किसकी थी? ये बात थी डिफरेंस की। ठीक है, अभी इसी डिफरेंस पे 2 यूनिट्स बनते हैं, हम पढ़ते हैं। एक को हम मैथ्स में पढ़ते हैं, याद है, स्पीड, दूरी, वो दूरी पे डिपेंड करता है, स्पीड। और इस पे हम लोग पढ़ेंगे ना विस्थापन पे वेलोसिटी, वेग। याद करो भाई, जब मैं ये पढ़ाता हूँ ना बोर्ड स्ट्रीम, नाव और धारा, तो मैं से कहता हूँ कि ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, द वेलोसिटी ऑफ करंट, नाव का सॉरी धारा का वेग, धारा का वेग। आप उस समय कहते हो सर वेग, मैं कहता हूँ यार, उस समय मैं कहता हूँ आप इतना टेंशन मत लो यार, वेग और चाल एक ही चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप समझना, वेग और चाल एक चीज़ नहीं होती है। इस पर मैं आगे बात करूँगा, वेग क्या है, चाल क्या है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे फिलहाल ये समझो, सही है, कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, मैथ्स के लिए ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दूरी, क्योंकि मैथ्स में हमें क्या पढ़ना होता है? मैथ्स में हमें पढ़ना होता है चाल, यानी स्पीड। तो मैथ्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, गणित के लिए। ठीक है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जैसे ही हम फिजिक्स के टर्म में आते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं आज, तो यहाँ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्थापन। क्योंकि विस्थापन किसको बताता है? विस्थापन वेलोसिटी को बताता है, वेग को बताता है, जो कि क्या होता है? ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये विस्थापन है। क्लियर है? तो ये हमको फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए, किसके लिए इंपॉर्टेंट था? मैथ्स के लिए। मैथ पे तो भैया पूरा एक टॉपिक ही बनता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये। ठीक, डिफरेंस याद रखेंगे, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। डिफरेंस क्या है? दूरी क्या है भाई? दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। 5 बार बोलो, दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। कितना भी मैं याद करा दूँ, कितने भी तेज बच्चे होते हैं एग्जाम के प्रेशर में भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाता है, इसलिए एकदम दिमाग में रखना। विस्थापन यानी जिसकी अपनी एक दिशा होती है, दूरी जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। याद रखेंगे ये बात। ठीक है, अगली बात जो मुझे आपसे बतानी थी, अगली चीज़ मैंने कहा था ना, यहाँ से न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम आती है, यहाँ से थोड़ी सी न्यूमेरिकल की भी प्रॉब्लम्स बनती है। अच्छा, वो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स कैसे बनती है यहाँ की, उसको भी हम देख लेते हैं। बहुत ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितनी ईजी होती है चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, हमारा टाइम भी बचाती है एग्जाम बनाने के लिए। अब आपको देखिए, मैंने कहा ना डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाएगा, तो जब आपसे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पूछा जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, अब मैथ्स के टर्म में याद रखो भाई, न्यूनतम दूरी मैथ्स में कहते हैं ना, न्यूनतम दूरी, तो याद है मैंने पढ़ा है ना हमने ज्योमेट्री में, न्यूनतम दूरी तो ऊंचाई को बोलते थे, जो एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते थे उसको हम क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी। मैं समझ रहा था कि अगर कह दे न्यूनतम दूरी तो इसका मतलब ऊंचाई की बात कर रहा है, वो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जब हम न्यूनतम दूरी की बात करते हैं ना, तो बस अगर आपने इतना याद रखा कि हम किसकी बात करते हैं, एक तरह से हम एक तरह से हाइपोटेनस की बात कर रहे होते हैं, यानी इसे आप क्या कहते हो, कण। कण क्या होता है भाई? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है ना, पाइथागोरस है 90 डिग्री के सामने जो उसका ऑपोजिट साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस या कण कहते हैं। तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, इसी की, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है ना, परपेंडिकुलर बेस
अब ये परपेंडिकुलर बेस भी ट्रिगो में आके क्लियर होता है, कौन पी है कौन बी है, ये बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इस पे आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगी दो ही तरीके से, देखिए याद रखिए दो तरीके से पूछा जाता है, या तो ट्रायंगुलर फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में, ट्रायंगुलर और सर्कुलर दोनों में किसी एक फॉर्म में पूछा जाएगा। मैं थोड़ा सा ट्रायंगुलर का एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए कि अगर आपसे कह दे भाई आप इस प्लेस पे थे, सही है, आप यहाँ पहले आप वो डायरेक्शन पढ़ा ना रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग में डायरेक्शन पढ़ा है ना आपसे। अच्छा आपने कह दिया कि कोई व्यक्ति, ठीक है, इस प्लेस पे है, इस जगह पर्टिकुलर प्लेस पे है, वो 6 मीटर कहाँ जाता है भाई, साउथ में जाता है। 6 मीटर कहाँ चला गया, वो साउथ में चला गया। फिर कह दे वहाँ से, ठीक, साउथ में जाने के बाद यहाँ से वो साउथ में गया, फिर क्या किया अपने से, अपने लेफ्ट साइड में चला गया, अपने लेफ्ट साइड में चला गया। या यहाँ से वो बोल दे लेफ्ट साइड बोल दे, या आप बोल दे कि भाई वो यहाँ से किधर चला गया, ईस्ट में चला गया। किस साइड, ईस्ट में। कितना चला गया, 8 चला गया, 8 मीटर। तो अगर आप आपसे पूछ दे कि भाई अब बताइए, डायरेक्शन में पूछता था ना प्रॉब्लम, बस वही है भाई, डायरेक्शन की प्रॉब्लम है, फिजिक्स में दे देता है, आप डर जाते हो अरे यार डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही डायरेक्शन है। अब आपसे पूछ दे कि भाई बताइए कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, तो कैसे निकालते थे, इसको मिला दिया, ये क्या बना, एक राइट, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना ना, समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस अंक लाएंगे, पाइथागोरस अंक लाएंगे तो भाई यहाँ से क्या होने वाला है, ये अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 36, दैट इज अंडर रूट 100, यानी ये हो गया 10 मीटर। एक छोटी सी बात बस यहाँ पे याद रखिए आप, ठीक, मैं सीधा बता सकता था, लेकिन फिर मैं वही मान रहा हूँ कि अभी आप पता नहीं, आपको पता है कि नहीं, आपको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया। एक्चुअल में जब मैं आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, तो मैथ्स में एक टर्म आता है कि साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉल्ड ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स कहते हैं उन्हें, ठीक है। मैं बच्चों को ट्रिपलेट्स लिखवाता भी हूँ कि ट्रिपलेट्स का बहुत यूज़ है। जब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे होते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे होते हैं, उसमें बहुत इसका यूज़ है। इसका यूज़ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत है, ट्रिगो में बहुत यूज़ करते हैं, ट्रिगो का पहला टाइप ही इसमें बनता है, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स का हमारा बहुत यूज़ है। तो ट्रिपलेट्स अगर मैं सीधा बता सकता था ये कि ये 6 और ये 8 है, तो ये कितना होने वाला है, ये 10 होने वाला है। लेकिन फिलहाल आप दिमाग में रखिए कि इसको हमेशा कैसे निकालेंगे, हमेशा इसको, हमेशा न्यूनतम दूरी जब भी आपसे इस तरह की ट्रायंगुलर फॉर्म की प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं त्रिभुज बना के देगा, तो हमेशा जब भी हम इसकी बात करेंगे तो ये हाइपोटेनस होगा। विस्थापन हमेशा कर्ण होगा, विस्थापन हमेशा क्या होगा, कर्ण। कर्ण मतलब, ठीक, जो महाभारत आ रहा वाला कर्ण नहीं भाई, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, है कि नहीं है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। अच्छा बहुत करेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, तो क्या करेगा, वो यहाँ से इस पर्टिकुलर प्लेस से, मैं आपको दिखा दूँ दूसरी प्रॉब्लम में, इसी प्रॉब्लम में मैं आपको दिखा दूँ, वो बहुत करेगा तो इसको डबल ट्रायंगल पे ले जाएगा। डबल ट्रायंगल पे कैसे लेके जाएगा इसको, ठीक है, वो यहाँ इस प्लेस पे ले जाएगा। यहाँ से मान लो कि वो यहाँ आया, फिर आपको यहाँ से एक प्लेस यहाँ से बना देता है वो, सही है। और फिर नहीं, अगर मैं दिखाऊं डबल ट्रायंगल की प्रॉब्लम, तो इस यहाँ से वो ट्रायंगल ही चेंज कर देता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से वो ट्रायंगल चेंज कर दिया। एक प्रॉब्लम अगर मैं इस तरह की देखूँ, ठीक, दिमाग में नहीं आ रही मेरी वो प्रॉब्लम, चलिए मैं वो प्रॉब्लम आपको जब उसमें बता दूंगा, जब मैं आपको उसको बताऊंगा। जब मैंने कहा ना कि एक सेट लेके आऊँगा पूरा कि लास्ट ईयर पिछले साल मोशन से क्या क्या प्रॉब्लम पूछी गई है, किस किस तरह की प्रॉब्लम पूछी गई है, जब मैं उस चीज़ को लेके आऊँगा तो मैं इस पर बात करूँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई वो प्रॉब्लम कैसे आई थी। लेकिन हाँ, अब दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे पहले बात कर लेते हैं हम। तो मैंने कहा था कि एक तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी जो मैंने भी आपको बता दी, सही, ठीक। आप हमेशा याद रखिएगा कि क्या होगा, वो हाइपोटेनस होगा। और दूसरी जो प्रॉब्लम यहाँ से आएगी,
दूसरी प्रॉब्लम आएगी कैसी भाई, वो होगी सर्कल की। वो किसकी होगी? सर्कल की। सर्कल की कैसे? इस पर्टिकुलर प्लेस पे मान लो कि अब आप हो और इस प्लेस से आप इस प्लेस पे आ गए, सही है, या आप इस प्लेस पे आ गए, कहीं पे भी आ गए यहाँ से, ठीक है। तो अब अगर मान लो आपको इसका, इस सर्कुलर पाथ का क्या दिया, रेडियस दिया रहेगा, इसका रेडियस दिया रहेगा, मान लो इसका रेडियस आपको उसने दे दिया कि भाई रेडियस जो है वो 14 मीटर है। रेडियस यानी रेडियस मतलब समझ लो त्रिज्या, ठीक है, केंद्र और परिधि के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, सरकमफेरेंस और सेंटर के बीच के जो जो होता है ना शॉर्टेज डिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या 14 दे दी, आप यहाँ पर हो, आपसे एग्जाम में प्रॉब्लम कह देगा कि भाई ये आदमी एक वृत्तीय पथ पर, एक वृत्तीय पथ पर इस जगह से ऐसे यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, वृत्तीय चलता हुआ वो 180 कितना वृत्तीय पथ पर उसने 180 अंश का कोण पूरा कर लिया, या उससे कह देगा कि उसने अर्धवृत्त, सेमी सर्कल कहते हो, ठीक है, उतना वो चला, तो उसका डिस्टेंस बताइए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर डिस्टेंस वो पूछे कि अर्धवृत्त उस चलने के बाद, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो भाई डिस्टेंस उसने कवर किया यहाँ, ठीक है, कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर पूछा तो डिस्टेंस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या मतलब हो गया भाई, ये पूरा कितना होता है? ये पूरा होता है 2πr। तो ये आधा, अगर आधा आपसे पूछा हुआ है तो आधा कितना हो जाएगा? केवल πr, ठीक। मैथ मत ले आएगा, मैथ्स अलग होता है, मैथ्स में सेमी सर्कल में ये भी आ जाता है, जब उसका सरकमफेरेंस या उसकी परिधि निकाल रहे होते हैं तो वो फिर इसमें हमें इस व्यास को भी लेना होता है, ठीक है, देन वो πr + 2r हो जाता है। उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस यहाँ समझिएगा कि आपको यहाँ से यहाँ आप आए हो तो ये आपने दूरी तय की है, ये दूरी आपसे पूछेगा, दिमाग में जा रही बात, ये दूरी आपसे पूछेगा, और अगर ये दूरी आपसे पूछेगा तो इसको आप ठीक समझिएगा कि इस कैसे निकालेंगे, केवल और केवल πr से। जैसे इस वाली प्रॉब्लम में हमको अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो πr यानी 22/7 पाई की वैल्यू होती है और गुना 14, ये पूरा 2πr था, ये πr दिमाग में रहेगा ना, 2πr परिधि होती है, ये क्या होगा? केवल और केवल πr। तो इसको हमें निकालना है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आप कितना चल गए भाई? 44 मीटर आप चल गए हो, सही कर रहा हो ना? आप कितना चल गए? 44 मीटर। क्या है, अगर आपसे सर्कुलर पाथ पे पूछा कि अर्धवृत्त तय किया है तो कितनी दूरी तय की, तो आपने कितनी दूरी, सॉरी कितनी दूरी तय की, तो आपने कितनी दूरी तय की है? आपने इतनी दूरी तय की है πr। लेकिन अगर आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ हाइपोटेनस मत लाइएगा भाई, आपने डिस्टेंस आप निकाले, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप यहाँ से यहीं तो आए, यहाँ से यहाँ सीधे सीधे स्मार्ट तरीके से यहाँ से यहाँ आए, यानी आपने क्या किया, ये आपने एक तरह से एक डायमीटर को कवर किया है, व्यास, आपने व्यास कवर किया है 14 ये और 14 ये, तो टोटल आपने कवर किया है कितना भाई? 28 मीटर। समझ में आ रही बात? दिमाग में गई? निकाल लेंगे ना। इसका डिस्टेंस पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक πr, ठीक है, और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक यानी 28 मीटर, सही है। हो सकता है कि आपसे कह दे भैया यहाँ से इस प्लेस से इस प्लेस पर आ गए, आप डायग्राम बना के दे दे इस प्लेस पर आ गए, तो कोई नहीं भाई, क्या दिक्कत है। तो ये आप यहाँ से यहाँ आप ये इतना आपने तय कर लिया, इस प्लेस पे आ गए आप। अब यहाँ का जरा निकाल के बताइए, तो सोचिए एक बार, वीडियो को पॉज कर लो, सोचो एक बार कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे आया तो कितना, अब बताओ, ठीक है, कि अगर यहाँ पे आया तो कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना उसने दूरी तय की और कितना उसका विस्थापन है, ठीक। सोचें एक बार, एक पॉज करके सोचिए एक बार, ठीक। कुछ नहीं सोचना है यार, देखो यहाँ से यहाँ तक आया वो एक पूरा था, ये पूरा कितना था? 2πr, है ना। तो अब वो यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना है? 44 आया, यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर आप मैथ्स की लैंग्वेज में इस चीज़ को समझो तो आपने कितना तय किया? आप आधा चल लो फिर चल लो, यानी इसको अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो? आपने 75% कवर कर लिया, 75% यानी 3/4 आप चल गए हो। 3/4 किसका?
किसका, अगर आपसे ये पूछ रहे हैं तो 3/4 आप चल गए हो, 3/4 किसका, तब आप ये मत निकालेंगे ये निकालने के बाद हम ये निकालेंगे, अगर हमसे सीधे ये पूछा है तो आप यहाँ से चलो 3/4 चल गए हो, 75%। तो 75% किसका भाई, 2πr का, पूरे सरकमफेरेंस का। दिमाग में जा रही बात, नहीं आएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। 2πr यानी पूरा आप चलते तो पूरा इतना, लेकिन आप कितना चलो 75% किसका, 2πr का, यानी 2/22 गुणा 14, और इसका आप कितना चले हो 75% यानी 3/4। ठीक है, 12 ना चले हो ना। तो अब अगर इसको हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया भाई, 2 हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये भी कैंसिल हो गया, 4 होगा ना। तो अब ये कितना चल गया, 66 चल गया। आ रही बात समझ में? यानी अगर डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस आपसे पूछेगा तो आप कितना चल गए, 60 मीटर। कैसे निकाला, 2πr का 75%, आप चाहते तो इसको भी निकाल दो, 2πr का आधा, 2πr का 75%। अब रही बात, फिर से वीडियो पॉज कीजिए और डिस्प्लेसमेंट बताइए मुझे, अपना दिमाग लगाइए और मुझे यहाँ बताइए, वीडियो पॉज करिए, ठीक है, अपने से बताइए ईमानदारी से कि हाँ सर मैंने खुद निकाल लिया था डिस्प्लेसमेंट। कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइएगा कि हाँ सर मैंने डिस्प्लेसमेंट खुद निकाल लिया था, क्योंकि मैं तो अभी आपको बताऊँगा ही। तो डिस्प्लेसमेंट आइए देख लेते हैं, ठीक है, समझ गई है, कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ चले तो फिर से मैं समझा रहा हूँ, आधा क्या, आधा, यहाँ से यहाँ तक चले तो 75%, किसका, पूरी परिधि का। परिधि कितनी होती है, 2πr, कितनी होती है, 2πr, 2πr का आप कितना चले हो 75%। लेकिन अब मैं थोड़ा इरेज करूँगा इसको यहाँ पे, अब हम निकालेंगे, अगर यहाँ इस प्लेस पर आए हो तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना विस्थापन, इसका विस्थापन निकालते हैं हम। तो जरा देखिए, विस्थापन यही है ना, क्योंकि हमें यही तो निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे विस्थापन, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हम कैसे बनाएंगे, अगर हम सेंटर से इसको मिला दें, सेंटर से इसको हम क्या कर दें, यहाँ से यहाँ पर इसको मिला दें, सही है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 14 था ना, ये 14 था, तो ये कितना हो जाएगा 14, त्रिज्या 14 थी हमारी, रेडियस 14 था, तो ये 14, ये भी कितना हो जाएगा 14, और यहाँ ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से इसको मिलाया और ये 90 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद फिर ये 14 हो गया, ये 14 हो गया, और इस चीज़ को हमें यहाँ से निकालना है, निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका √14² प्लस 14², ठीक है, और यानी इसको आप कह सकते हो 14√2, 14 क्या हो जाएगा 2, ठीक। आप निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगा एक्चुअल में। अगर मैं आपको बता दूं यहाँ छोटा सा मैथ का एक टर्म, ये और ये बराबर, तो इसे कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उसमें अगर ये a है और ये a है तो ये √a² प्लस a² जब आप करते हो यानी √2a², तो भाई a तो पेयर में था, बाहर आ गया, मोक्ष मिल गया इसको, ठीक है, जो जोड़े में उसी को मोक्ष मिलता है भाई, वो मोक्ष मिल गया, वो आ गया रूट के बाहर, 2 रह गया अंदर, तो a√2 हो जाता है। सेम उसी पे मैंने इसको बताया कि हो जाएगा 14√2। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है यार, निकाल लेना ये। अगर मुझसे फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से समझो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ का डिस्प्लेसमेंट पूछा, मैं 10 बार बताऊँगा, सही है ना, मुझे यहाँ का डिस्प्लेसमेंट पूछा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इससे ये पूछा तो मैं यहाँ से मिला दूँगा यहाँ का, फिर मैं इसे सेंटर से मिला रहा हूँगा। अब ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 14 है, ये निकल जाएगा, पाइथागोरस अंकल आ जाएंगे, सही है। या दिमाग में एकदम घुसा लो, ये a√2 ही होता है, √14 यानी 14√2 ही होगा वो। तो ये 2 तरीके की प्रॉब्लम पूछेगी, ठीक है। एक जो मैंने बताया आपको डबल वाला, ठीक, वो मैं आपको बता दूंगा, अभी मैंने कहा इस पर 3 बनाऊंगा, अगला ठीक है। कभी कभी यार कुछ चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं, जानते ही हो।
तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैंने इतने आराम से क्यों बताया ना, क्योंकि देखो इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे ना, थोड़े उनके नाम से आप डर जाते हो, ठीक है। त्वरण, जड़त्व, बल आघूर्ण, ऐसे ऐसे नाम हो जाते हैं, ठीक है। वो लगता है यार हिंदी क्लास चल रही है क्या, ऐसा हो जाता है, ठीक। तो ये जो टॉपिक था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला, बड़ा इजी था, बहुत आसान था। 2-3 बार इसको आप बस वीडियो को देख भी लोगे तो भी आपके दिमाग में चली जाएंगी बातें, ठीक। और उस पर प्रॉब्लम भी आपकी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब एक बात यहाँ समझिए, एक छोटा सा चीज़, एक छोटा टॉपिक मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है उस, इसके बाद अभी हम लोगों ने क्या कहा, अभी हमने कहा कि भाई गति के बारे में बोला, गति को हमने 2 तरीके से मेजर किया, गति क्या होती है, फिर मैंने बताया डिस्टेंस क्या होता है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है। फिर हम लोगों ने बात किया था कि चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। तो वेग या वेलोसिटी जिसे आप कहते हो, ठीक, हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी सी यार वैसी है। वेग, मैंने कहा ना चाल के बारे में हमें यहाँ बात नहीं करनी है, वो मैथ्स में है, छोड़ो, ठीक है। वेग, वेग क्या था, वेग के बारे में भी क्या बताया था मैंने, वेग बराबर क्या था, विस्थापन बटे समय, ठीक है। अब विस्थापन बटे समय यानी यही था ना, v इज इक्वल टू टाइम था। अब इससे भी एक कदम आगे जाता है, वेग अभी क्या था, वेग था, अभी वेग क्या ना, वेग या गति, जैसे मैंने कहा था ना असमान गति, तो उसी तरह ये असमान गति या क्या होता है, फिजिक्स के टर्म में क्या होता है, फिजिक्स का टर्म एक कहता है एक चीज़, ठीक है। मैं उसके फिर अगर ना फिजिक्स के डेफिनेशन में मैं नहीं जाता, सीधी से एक बात दिमाग में रखिएगा कि वेग में जो परिवर्तन होता है ना, कभी आप धीरे चलते हो कभी तेज चलते हो, तो जो वेग में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को अगर हम समय में मेज़र करें, ठीक है, समय में देखें कि भाई समय के हिसाब से कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, तो बस उसी को दिमाग में बस रखना है आपको कि वेग परिवर्तन की दर, इसे हम कहते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की दर, इसे हम कहते हैं त्वरण। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिमाग में, क्या, वेग परिवर्तन की दर। वेग जो परिवर्तन होता है उसको नापना, वेग दर नापना यानी समय पे नापना, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, आदि में गलत लिखता हूँ, ठीक। जो अच्छे में पढ़ते हैं जानते हैं यार, थोड़ा सा इंग्लिश जब मैं पढ़ता था फिजिक्स तब भी यही था। तो एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन कहते हैं या उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, सही है। तो वेग परिवर्तन की दर या त्वरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेग परिवर्तन की दर। थोड़ा इसको समझते हैं जल्दी से, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, कैसे परिवर्तन कैसे निकालोगे भाई, पहले कितना थे बाद में कितना थे, यही ना परिवर्तन, कैसे, पहले कितना थे बाद में कितना थे, ये नहीं परिवर्तन। तो यानी वेग परिवर्तन की दर में क्या होता है कि अगर मैं इसको, पहले इसकी यूनिट पे बात कर लेते हैं, इसकी राशि पे बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी राशि, क्योंकि कभी कभी राशि पूछ देता है, राशि हालांकि मैं अलग से पढ़ाऊंगा, सबकी याद करवाऊंगा आपसे, लेकिन राशि अगर पूछ दिया तो देखो वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग था, वेग तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड था भैया, वेग तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड था, लेकिन अब वेग परिवर्तन की दर यानी इसके नीचे भी 1 सेकंड आ गया, इसके नीचे भी 1 सेकंड आ गया, इसके नीचे भी एक टाइम आ गया, इसके नीचे एक टाइम आ गया, तो यही कहते हैं, इसे आप कहते हो मीटर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, सही है। फिजिक्स में कभी इसमें ऐसे लिखता हुआ आता है, ऑप्शन में ऐसे ms-2⁻²। तो ये यार क्या, मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बोलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो होता है वेग का, वेलोसिटी का, और उसकी भी दर को नापना है, उसमें उसको फिर समय में ले आना है, उसके परिवर्तन को देखना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, सही है, दिमाग में रहेगी बात। तो इसको याद रखिए, वेग परिवर्तन की दर, इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक। इसकी राशि होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है इसकी राशि, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। छोटी सी बात समझिएगा, वेग परिवर्तन की दर, अच्छा इसे रिप्रेजेंट किससे कहते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें, त्वरण के भी कुछ एग्जांपल्स इस पर मैं बात करूंगा। अच्छा याद रखिए, एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है ना, मास पे डिपेंड करता है, इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, किस पे, द्रव्यमान पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, ये चीज़ द्रव्यमान पे निर्भर करती है। क्लियर है, समझ में आ रही है आपको बात। तो
इसके बारे में आगे बात हम करेंगे, लेकिन दिमाग में रखिएगा कि मास पे डिपेंड करता है क्या चीज़ें हैं। त्वरण बहुत, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। स्मॉल ए का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको किस नाम से जानते हैं, न्यूमेरिकल इसी पे होगा। ए त्वरण, ठीक है। अगर मैं कह दूं भाई वेग परिवर्तन की दर थी, अगर मैं यू बोल दूं, यू जो है ये आपका है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, और वी जो है ये है आपका अंतिम वेग या लास्ट वेलोसिटी जिसे कहते हैं। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। देखो न्यूमेरिकल तभी बना पाओगे जब इन चीज़ों को समझोगे, ए यू और वी को, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को, ठीक है। क्योंकि जब मैं बात कर रहा था कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे ए क्या होता है, ए फॉर त्वरण, जैसे बच्चे याद करते हैं ए फॉर एप्पल, तो एकदम दिमाग में गुजर, ए फॉर एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ए फॉर त्वरण। यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, यू फॉर प्रारंभिक वेग, यू फॉर प्रारंभिक वेग, यू फॉर प्रारंभिक वेग, वी फॉर अंतिम वेग। ये दिमाग में रखिए, वी फॉर अंतिम वेग। अभी दिखाऊंगा मैं, एकदम ही हलवा आती है यहाँ से न्यूमेरिकल, एकदम आसान न्यूमेरिकल पूछता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ए त्वरण हो गया, ये हो गया प्रारंभिक वेग, ये हो गया अंतिम वेग। अब ए होता क्या है, ए होता है u माइनस वी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने दिमाग, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक्चुअल में आपको सर उल्टा लिख दिया, उल्टा मैंने लिखा, मैं उसको बताऊंगा अभी आपको। एक इंपॉर्टेंट मायने नहीं, देखो जब स्पीड क्या होती है आपका, सॉरी आपकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ रही है। आज 2 घंटा पढ़े, कल 4 घंटा पढ़ो, परसों 5 घंटा पढ़ो, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, चलने की वेलोसिटी, दौड़ने की वेलोसिटी बढ़ रही है आपकी। तो जब वेग बढ़ता है ना, तो उसे त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर जब धनात्मक होती है, वेग परिवर्तन जब धनात्मक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम त्वरण कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, जब ऋणात्मक होता है, घटने लगता है। यार आज जोश में हो, 5 घंटे पढ़ लिए, फिर धीरे धीरे घटते जाते हो, तो उसे हम फिर मंदन कहते हैं। एक टॉपिक याद रखिए कि अगर दिमाग में, इसको नोट कर लीजिएगा, दिख रहा है यहाँ पे, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन, ठीक है, क्या है, वेग परिवर्तन की दर अगर क्या है, ऋणात्मक है, वेग परिवर्तन क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो वेग परिवर्तन अगर ये क्या है, ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मंदन कहते हैं। बस इतना याद रखना, यहाँ से और कुछ नहीं पूछता है आपको। अगर ऋणात्मक है तो उसे मंदन आप ऐसे ही समझते हैं यार, मंदन यानी मंदी आ गई, अभी आप देख रहे हो मंदी तो आ ही रही है लॉकडाउन के चक्कर में, जो भी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, ठीक। और इसे हम क्या कहते हैं, जब धनात्मक होता है तो हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अब a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी था, तो उल्टा हो जाता, आपका u माइनस वी अपॉन टी हो जाता, u माइनस वी अपॉन टी हो जाता। तभी तो, क्योंकि मंदन कब होगा, जब ये ज़्यादा होगा, प्रारंभिक वेग ज़्यादा होगा, अंतिम वेग कम होगा, तभी ना। तो ये हो गया आपका वेग परिवर्तन की दर, ऋणात्मक है तो वो क्या होगी, मंदन, ठीक। हालांकि आते हैं हमारे टॉपिक पे। टॉपिक हमारा था a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये मतलब इसी को दिमाग में रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में क्या, समय, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बटे में समय, ठीक। अब आप देखो इस चीज़ को जैसे आप दिमाग में रखते हो ना, इसी पे ही तो पूरा का पूरा, अगर आप इस ध्यान दीजिए तो इस पर ही तो पूरा का पूरा आपका, इसी से अभी आपको पढ़ाऊंगा ना, गति के नियम, इक्वेशन ऑफ, ठीक है, मोशन, गति के नियम, तो इस पर ही है पूरा का पूरा गति का नियम, ठीक है। आ रही बात समझ में। लेकिन गति के नियम पे मैं आज नहीं बात करूंगा, मैं अगले वीडियो पे बात करूंगा गति के नियम। लेकिन यहाँ तक मैं आपको छोड़ूंगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, दिमाग में रहेगी बात, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। क्योंकि अब इसी पे जो गति का पहला नियम बन जाएगा, बाद में बात करूंगा कि इसको इधर ट्रांसपोज किया, पक्षांतर किया, तो आपका ये ऐसा बनता होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही तो है फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सही है, रहेगी बात दिमाग में, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक। शुरुआत थी, थोड़ा डिटेल में अच्छे समझाया मैंने।
इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ से जब मैं इतना दिमाग में रखिएगा, अभी एग्जांपल्स मैं आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगला जो वीडियो बनेगा इस पर जो मैं आपको कल पोस्ट करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तो मैंने इंट्रो दिया ना, चीज़ें वहाँ से शुरू होंगी। देखिए 3 चीज़ें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं कल बताऊँ तो कल आप इसको पढ़ के आइएगा, दिमाग में रखिएगा, दिमाग में। पहला, ठीक है, न्यूटन के जो 3 नियम थे, गति के 3 नियम, ठीक है, तो जो न्यूटन लॉ है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 3 है, कौन कौन से हैं भाई आपके, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। अच्छा उसके बहुत देखना, मैं आपको डिटेल में नहीं बताना, डेफिनेशन नहीं बतानी है मेरे को, बहुत उसमें बहुत, मैंने कहा डीप मत जाओ यार, लेकिन वो नियम किससे रिलेट करता है, उनसे चीज़ें क्या है। जैसे पहला नियम इनर्शिया से, जड़त्व से, ठीक है, तो जड़त्व से, अब जड़त्व का नियम क्या है, जड़त्व सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल मोशन से, जड़त्व से आते हैं, ठीक है। विराम का जड़त्व क्या है, गति का जड़त्व क्या है, ठीक है, ठीक है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो ये सब चीज़ें आते हैं, ठीक। तो अब हाँ, मैं आपसे बता रहा था कि इन 3 चीज़ों पे, ठीक, आदत है भूल जाता हूँ यार कभी कभी क्या पढ़ा रहा था। तो एक तो मैंने आपको बताया कि जो रूल्स हैं, जो न्यूटन के तीन है ना, ये यहाँ से प्रॉब्लम आएगी, मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा, बहुत डिटेल नहीं, मैं केवल आपको बताऊंगा पहला रूल क्या है, जड़त्व के नियम से मैंने आपको बताया, दूसरा क्या है, जो फोर्स पे है, बल पे डिपेंड करता है, बल, ठीक है, उसमें वहाँ से तो केवल एक ही प्रॉब्लम आती है, क्या भाई, अगर ध्यान से हो तो मैं आपको बिल्कुल फिजिक्स के टर्म में नहीं ले जाऊँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला वीडियो इस पर जो आएगा ना वो, ठीक। फिर तीनों इक्वेशन जिस पे न्यूमेरिकल बनेगा, एकदम हलवा न्यूमेरिकल यार, कहोगे इतना आसान, मैथ से भी आसान, मैथ से भी आसान मैथ्स है फिजिक्स की, वो एकदम हलवा न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ से आपको। मैं आपको बताऊंगा जो तीनों इक्वेशन, एक तो मैंने अभी आपको लिख ही दिया था, v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी, दूसरा क्या है इक्वेशन s मतलब क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है, ठीक है, ये क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब आगे बात करूंगा। तीसरा क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस पर कैसे प्रॉब्लम बनती है, बिल्कुल आसान, एक छोटी चीज़ सिखानी है आपको कि क्या दिया है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, ठीक हो। मैं हमेशा कहता हूँ मैथ की तरह सीखेंगे, अगर ये क्वेश्चन बना तो फॉर्मूले ये देगा, ये पूछेगा, ये देगा, ये पूछेगा, बस यही तो है, बस आपको समझना तो है क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो एक ये और एक ये, और तीसरा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक वही है, लेकिन आपको डिफिकल्ट नहीं, आपको वहाँ से क्यों एग्जांपल्स पे ज़्यादा ध्यान देने हैं उस पर, वो है जिसको प्रोजेक्टाइल स्पीड मोशन कहते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति, पलायन गति नहीं, प्रक्षेप गति से आप कहते हो, ठीक है, प्रक्षेपण वो वाली गति, उस वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है, तो उस पर भी हम बात करेंगे, प्रक्षेपण गति, प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है, वो क्यों लंबी कूद में कूदने में क्या होता है, ठीक, आप कई चीज़ें क्या होती हैं, नाव में क्या होता है, आप कोई चीज़ उठा के फेंकते हो तो क्या होता है, जिसको आप पैराबोलिक कहते हो, कुछ इस तरह, इस पर अगले लेक्चर पे मैं उस पर हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, केवल मैंने आज एक इंट्रो दिया समझाने के लिए, ठीक है, कोशिश करूँगा और आसान बनाने की फिजिक्स आपको थोड़ा और उसमें, ठीक है, थोड़ा समझाते वीडियो कभी बड़ा भी हो जाता है मेरा, लेकिन मतलब लेक्चर मेरे बड़े हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करूँगा थोड़ा छोटे में समझाने के लिए, ठीक है। पहला था मैंने कहा ना, उसका मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी आपको इसमें मिस्टेक्स मिलेंगी, ठीक, लेकिन आपको ये चीज़ें समझ में आई नहीं आई वो इम्पोर्टेंट है, वो मेरे को बताइएगा, क्लियर है, ठीक। मैथ्स, मुझे पता है आप मैथ्स की वीडियो का ज़्यादा वेट कर रहोगे, मैथ्स पे भी मैं कल या परसों से बनाऊंगा, मैथ्स पे, हिस्ट्री पे, सब पे मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाऊंगा, मैथ्स पे ज़्यादा बनेगी क्योंकि मैथ्स ही मेरा सब्जेक्ट है, बाकी भी तो मैं ऐसी चीज़ें समझा दूंगा, फिजिक्स भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, लेकिन हिस्ट्री पे भी मैं बताऊंगा, हिस्ट्री पे भी हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, बनाएंगे, ठीक है। शुरुआत भी मैंने एक हिस्ट्री पे भी बनाया हुआ है वीडियो, उसको बना रहा हूँ, उस पर भी आपको पोस्ट करूँगा, लेकिन आप भी पढ़ते रहिए, आप भी कमेंट बॉक्स बताइए सर किस टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे आप बोलिए वीडियो बनाने के लिए, इंग्लिश वाला मत बोलिए भाई, इंग्लिश इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट मुझे नहीं आते, तो लेकिन इन सब चीज़ों पे बोलिएगा तो हम लोग इस पर देखेंगे, करेंगे काम, सही है, आसान बनाने की मैं कोशिश करूँगा। ये आपको समझ में आया नहीं आया, क्या इसमें और इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं हम।